हाय एवरीवन, मेरा नाम है नीरज कुमार तिवारी। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा किरचॉफ के द्वितीय नियम अर्थात केबीएल पर आधारित बहुत बढ़िया से क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक परिपथ आपको दे रखा है जिसमें धारा I1, I2, I3 के मान आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, देखिए इस परिपथ में दो सेल हैं। पहले सेल का ईएमएफ 1 वोल्ट है और दूसरे का 2 वोल्ट है। ये धाराएं हैं I1, I2, I3। देखते हैं, यहाँ से धारा जो है पहले सेल में धारा इस तरह से आ रही है। ये वाली धारा है I1। दूसरे वाले सेल से ये वाली धारा जो है वो I3 है और इस वाली ब्रांचेज में जो धारा है वो I2 है। ये देख रहे हैं ना हम यहाँ से। तो जंक्शन E पर हम देख रहे हैं धारा I1 ही डिस्ट्रीब्यूट हुई है दरअसल, यानी I3 और I2 दोनों मिलकर के I1 बन रहा है। ठीक है ना, यानी ये हुआ इसका मतलब I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। ठीक है, और इसको लिख देंगे I3 इक्वल टू I1 माइनस के I2। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। एक सिंपल सी ट्रिक आपको याद रखनी है। यदि करंट किसी सेल में लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो हो तब ईएमएफ पॉजिटिव लेते हैं, और यदि करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है तो हम ईएमएफ नेगेटिव लेते हैं। यह ट्रिक आपको याद रखनी है। अब इसमें लूप कंसीडर करेंगे। एक लूप बनता है ए ई एफ बी ए। लूप का मतलब है जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं पर एंड हो जाए। दूसरा लूप है ई डी सी एफ ए। तो पहले फर्स्ट लूप में देखेंगे। प्रथम लूप, क्या नाम है इसका लूप का? ए ई एफ बी ए में किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है? सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। ये हमने पहले वाले वीडियो में आपको किरचॉफ लॉ में बताया है। तो क्या है, पहले यहाँ से लगाइए। करंट कितना है? अब इसमें हमको एक बात देखना है, अपना पाथ हमको सेलेक्ट करना है। चाहे क्लॉकवाइज ले लीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए। तो हम सेल के हिसाब से लेते हैं। दरअसल करंट ऐसे आ रही है तो हमने इसको इस तरह से पाथ को ले लिया। ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने पाथ ले लिया। अब देखिए क्या है इसमें। करंट है I3 और रेजिस्टेंस है इसमें 3 ओम का। अब ये हमको चलना है इधर और करंट आ रही है इधर, यानी हमको माइनस लगाना पड़ेगा। 2 × I2 इक्वल टू, हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब ईएमएफ पॉजिटिव होगा और ये है 1। I3 की वैल्यू पुट कर दीजिए। I1 माइनस I2 माइनस की 2I2 इक्वल टू 1। I1, अच्छा हमने 3 तो लिखा ही नहीं यहाँ पे। 3 I3 की वैल्यू ये रखती है, तो 3I1 3I2 माइनस का और 2I2 माइनस के हो गए 5I2 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 2। अब सेकंड लूप में देखिए। द्वितीय लूप कौन सा है? ई डी सी एफ। ई डी सी एफ ई में, इसमें भी हम जो है, क्योंकि सेल्स में जो करंट है वो इधर जा रही है, तो हम इसमें भी यही पाथ जो है सेलेक्ट कर लेंगे।
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। तब इस ब्रांच में है रेजिस्टेंस 2 ओम का, तो 2 करंट है I2 इंटू 2, ठीक है ना। और पाथ इसका करंट का इधर ही हुआ तो ये हो गया प्लस लगाएंगे 4 इंटू I1 इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है ना। ये हो गया 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2I1 प्लस I2 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर हो गया 3। अब देखिए इक्वेशन 2 और 3 को हमको सॉल्व करना है। क्लास 6 में जैसे सॉल्व करते थे ऐसे ही सॉल्व करके इससे I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्व कर लीजिए। समीकरण 2 व 3 को हल करने पर कैसे हल करेंगे भाई, देखिए ये है 3I1 2I1, यहाँ 5I2 है और यहाँ पे I2 है, तो इसमें 3 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, तो ये हो जाएगा 3I1 माइनस के 5I2 इक्वल टू 1 है। ये तो ये दूसरी समीकरण होगी। तीसरी में 5 से गुणा कर दीजिए, यानी 5 दूनी 10 I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 5। क्या कर दें, ऐड कर दें, 13 I1 इक्वल टू 6। I1 इक्वल टू आ गया 6/13 एम्पियर। I1 कितना आ गया, 6/13 एम्पियर। अब I2 कितना होगा, I2 निकालेंगे इस वाली इक्वेशन से, तो I2 इक्वल टू हो गया 1 माइनस के 2, I2 हो गया 1 माइनस के 2I1। I1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, I2 इक्वल टू होगा 1 माइनस के 2 इंटू 6/13। I2 इक्वल टू हो गया 13 में से 12 गया तो 1/13 एम्पियर। ये I2 की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है हमको, I3 की वैल्यू, तथा I3 की वैल्यू निकालेंगे तो I3 है I1 माइनस के I2। I3 इक्वल टू गया I1 कितना है 6/13 माइनस के 1/13 और I3 इक्वल टू आ गया 5/13 एम्पियर। ये I1 I2 I3 के मान है। बड़ा आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया। बस आपको ध्यान रखना है केवल डायरेक्शंस का, ठीक है ना। और डायरेक्शन एक बार लगाने के बाद में फिर बड़ा इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया ना। ठीक है, मिटाएं, ठीक है मिटाते हैं, ओके। समझ में आ गया ना पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। परिपथ में प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धाराओं की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पे 2 सेल हैं, पहला सेल और ये दूसरा सेल। मान लीजिए इस सेल से I1 धारा निकल रही है, ठीक है ना, और इस वाले सेल से I2 धारा निकल रही है। तो ये धारा यहाँ पर आएगी इसी पॉइंट पे, ठीक है ना, यानी यह I1 है और यहाँ से जो निकलेगी करंट वो I2। और किरचॉफ के प्रथम नियम से दोनों धाराएं जो हैं ऐड हो जाएंगी यहाँ पे, और ये हो जाएगी I1 प्लस I2, ठीक है। यही तो धारा इसमें आगे जाएगी। अब आपने जो है करंट की डायरेक्शन बना ली है। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। लूप सेलेक्ट कर लीजिए, एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया। प्रथम लूप ले लीजिए पहले, प्रथम लूप या मैथ के लिए पहला रूप क्या है, A B C A में। ये पहले लूप के लिए हम ले रहे हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से। आपको पता ही है प्रतिरोध R है। पहले धारा का सिलेक्शन करेंगे, तो इसमें हम
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सेल से इस तरह से धारा हमको मिल रही है। तो ये करेंगे 3I1। अब देखिए धारा की दिशा इधर ही होगी इसमें, ठीक है ना, तो प्लस लगाएंगे, ये 4I1 प्लस I2 और शेल का EMF है 2, ठीक है ना। इसे सॉल्व करिए, 3I1 प्लस 4I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 2 और इक्वेशन बन गई 3I1 और 4I1 7I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 2। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरा लूप के लिए देखिए, दूसरा लूप क्या है, ADCA में, इसमें करंट की डायरेक्शन इधर से निकल रही है। तो अब हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें हमने क्लॉकवाइज लिया तो ये भी क्लॉकवाइज ले, हालांकि आंसर सेम आएगा। कर दीजिए, 4 ओम रेजिस्टेंस में करंट जा रही है I1 प्लस I2 और फिर जो है ये +2 इंटू I2 और EMF माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो प्लस होगा और ये 1 वोल्ट का है। 4I1 प्लस 4 और 2 6I2, ठीक है ना, 6I2 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब भाई पहले की तरह आपको 1 और 2 को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो या तो I1 को इसमें कर दीजिए 4 का मल्टीप्लाई, इसमें कर दीजिए 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 का करेंगे तो भाई ये तो हमें क्लास 6 में इस तरह की चीज़ें जो है हम सॉल्व करना सीख जाते हैं। 4 सत्ते 28 I1 प्लस 4 चौके 16 I2 बराबर 8। इसमें 7 का करिए, 7 चौक 28, 7 छिंगे 42 बराबर 7। माइनस माइनस और माइनस ये तो कैंसिल हो गया। I2 कितना बचा, 26 हो गया, 26 I2 इक्वल टू 1, ये माइनस का, ठीक है ना। 26 और 6 42 होते हैं तो I2 कितना आ गया, और I2 इक्वल टू हो गया माइनस के 1/26 एम्पियर। अब इसकी वैल्यू I2 को रख दीजिए तो I1 कैलकुलेट कर लेंगे, किसी में रख दीजिए, ऊपर वाले में रख लीजिए। 7I1 इक्वल टू हो गया 2 माइनस के 4 इंटू I2 की वैल्यू, ये प्लस हो जाएगा फिर, इंटू 1/26। 4 नहीं 2 दूनी 4, 13 दूनी 26 है ना, तो ये आ गया 2 प्लस 2/13, 13 दूनी 26 और 2 28/13, 13। I1 बराबर आ गया 28/7 गुणा 13, 7 चौके 28। I1 बराबर आ गया 4/13 एम्पियर, ठीक है ना। और इस वाली ब्रांच की बात करें 4 ओम वाले में तो दोनों का एडिशन हो जाएगा 4 ओम वाले के लिए, तो 4/13 और 28/13 कितना आ गया, आई कहें हमें तो 4/13 प्लस 28, नहीं ये I1 है 4/13 और I2 कितना है, अभी आपने सॉल्व किया, माइनस के 1/26, 26 एलसीएम ले लिया आपने, 13 दूनी 26, 8 माइनस 1, तो I इक्वल टू है 7/26 एम्पियर। ठीक है, समझ में आ गया, ठीक, मिटाते हैं।
समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में 2-3 बार पूछा गया है। एक परिपथ दे रखा है, सर्किट दे रखा है और बिंदु ए तथा बी के बीच में आपसे विभवांतर पूछा है। 2 सेल लगे हुए हैं इसमें, है ना। हमको पता है किरचॉफ का सेकंड लॉ। किसी भी सर्किट में सेकंड लॉ क्या कहता है? जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है उसका सम कितना होगा? 0। मतलब ये है डेल्टा V इक्वल टू 0। यही तो किरचॉफ का नियम है। हालांकि हम इसको लिख लेते हैं सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई, वो और ये एक ही बात है। ठीक है। एक ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, जब भी करंट किसी सेल में लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगी तो ईएमएफ पॉजिटिव लेंगे। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होगी तो ईएमएफ नेगेटिव लेते हैं। किसी रजिस्टर में हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो होगी तो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, वो होगा माइनस के आई आर। और जब माइनस टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल यानी लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल आएगा यदि, तो वोल्टेज गेन होगी और ये होगी प्लस के आई आर। बस ये सामान्य सी ट्रिक आपको याद रखनी है। अब इसमें साइन लगा लेंगे। ये सेल है तो ये सेल का माइनस टर्मिनल होगा, ये प्लस टर्मिनल होगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर में तो ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, यहाँ पे प्लस, ये माइनस। ठीक है, सिंपल साइन इसमें लगा लिए हमने। मानते हैं बिंदु ए का जो पोटेंशियल है वो वी ए है। क्या है? वी ए। अब ये रजिस्टर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है मान लो, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? माइनस के आई आर। ठीक है ना, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल का जो ड्रॉप होगा, करंट 2 एम्पियर की है और आर है इसमें 2। अब हम इस सेल के लिए गए, अब प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं हम, प्लस से माइनस की तरफ, तो पोटेंशियल का ये जो इसका ईएमएफ होगा वह माइनस में होगा और ये 3 हमने माइनस में लिख लिया। ठीक है ना। ईएमएफ कैसा लेंगे? जब हायर टू लोअर में आते हैं माइनस का। अब इस पर आइए, इस पर प्लस से माइनस की तरफ जा रही है करंट, तो ये हम लेंगे माइनस में। करंट है 2 और रजिस्टेंस है 1। अब यहाँ पे माइनस से प्लस जब जाते हैं हम, माइनस से प्लस, तो ईएमएफ होता है प्लस का। तो यहाँ पे प्लस का 2 वोल्ट हो गया और इसमें प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो इसमें पोटेंशियल कितना हो जाएगा? क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं पोटेंशियल ड्रॉप होता है और ये हो गया आई इंटू आर, 2 इंटू 1 इक्वल टू पॉइंट बी, वी के इक्वल हो जाएगा ये। ठीक है ना। तो वी ए, अब क्या हुआ, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 2 दूनी 4 और 3 7 और 2 9, माइनस के 9 इक्वल टू हो गया वी बी। और इसको लिखेंगे वी ए माइनस बी बी इक्वल टू 9 वोल्ट। तो बिंदु ए तथा बी के बीच में विभवांतर कितना आया? 9 वोल्ट का। समझ में आ गया होगा? बहुत ही सिंपल है, बस ये आपको ट्रिक याद रखनी है, आप आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया ना? ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियोज़ का अपडेट जो है सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।